नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान बाबा, मयंक जी, शादाब जी, पुण्येंदु जी और विचित सर, आप सभी का स्वागत है। आज कहा जाए विपक्ष के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है सुप्रीम कोर्ट से कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को। और 2 तारीख तक, मतलब 1 तारीख तक उन्हें जमानत मिली हुई है, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है, 2 जून को। यानी 1 जून को वो अपना मतदान अधिकार का उपयोग करेंगे और 2 जून को वापस वो जेल चले जाएंगे। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के लिए बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी ने इसे कहा है कि ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में लोग खुश हैं इससे, क्योंकि 1 तारीख है वो आखिरी मतदान है, उसके बाद लोग चले जाएंगे। तो 2 तारीख को उन्होंने मांगा था जुलाई तक का समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस भेजा, बोला है वापस सरेंडर करने के लिए। आम आदमी पार्टी इस पर काफ़ी खुश है, काफ़ी चीज़ें बातें भी हो रही हैं। लेकिन उससे पहले कल ईडी ने एक अपना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था जवाब, कि बोला था कि सिर्फ इस बिना पे आप जमानत नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें प्रचार करना है, ये संविधान मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो ये एक तरीके से आप इनको एक्स्ट्रा एडवांटेज क्यों दे रहे हैं। तो फिर आज उस पर टिप्पणी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 5 साल में एक बार चुनाव आता है। तो ईडी ने कहा कि ऐसे तो खेती करने वाला जो किसान वो कहेगा कि भाई खेती करनी है तो मुझे गेहूं बोने का समय दे दीजिए, वापस सरेंडर कर दूंगा। तो आयोग ने कहा कि ये खेती बोने का चीज़ नहीं है, ये 5 साल में एक बार चुनाव वाला आता है। आपको लगता है कि ये इंडिया गठबंधन या विपक्ष के लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति या अच्छी खबर है एक टर्म्स में कि केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़ी खबर है। अब केजरीवाल को जमानत और कितनों की जमानत जब्त, ये वाली बातें होने लगी है। आपने बोला कि इंडिया ब्लॉक के लिए ममता बनर्जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट श्री अरविंद केजरीवाल हैज़ गॉट इंटरिम बेल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन कंटेक्स्ट ऑफ द करेंट इलेक्शन। ठीक है, ये सुन लिया आपने। उसके बाद जो बाकी नेताओं के भी उसी तरह से बयान आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको वेलकम किया है। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत की सांस आम आदमी पार्टी ने ली है। वो एक ऐसी पार्टी जिसका पूरा टॉप लीडरशिप जो है जेल में बंद हो, फिर भी वो चुनाव उतनी ही ताकत से लड़ रहे हैं। दिल्ली में जितनी सीटें उनको मिली है वो, और पंजाब में जितनी सीटें उनको मिली है वो भी। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने कहा कि जो ईडी ने कहा गया कि आप इनको मत छोड़िए, फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, फिर कितनों को छोड़ेंगे, पेंडोरा बॉक्स को खोलने जैसी बात होगी। तो उस पर जो है कोर्ट ने कहा है कि देखिए 21 दिनों में 21 days विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेट अस नॉट ड्रॉ पैरेलल विथ एनी अदर केस। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। तो उसके बाद बोला कि वो उनको आपने मार्च 2024 में अरेस्ट किया। फॉर 1.5 year ही वॉज देयर। आपने उस वक्त आपको अरेस्ट नहीं किया। 21 दिन के लिए हम केस इनके खिलाफ 23 में दर्ज किया गया था। तो उसके बाद आपने उस समय अरेस्ट नहीं किया, आपने चुनाव के समय अरेस्ट किया। तो हम 21 दिन के लिए मोहलत दे देंगे तो क्या हो जाएगा है। इसलिए उन्होंने साफ साफ है। और ये भी कहा खूब प्रचार कर सकते हैं, प्रचार के लिए ही छोड़ा गया है। सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री वाला काम नहीं करेंगे। तो वो मुख्यमंत्री वाला काम करने के लिए बाहर आ भी नहीं रहे केजरीवाल, समझ गए। सबको मालूम है वो किस चीज़ के लिए। सबसे बड़ा मूल सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को एक गतिशीलता मिलेगी? क्या आम आदमी पार्टी को इससे फ़ायदा पहुंचेगा? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी तक जो पूरी आम आदमी पार्टी का कैडर कार्यकर्ता जो है वो सुनीता केजरीवाल की तरफ देख रहा था, क्या अब आपको लगता है कि अब एक उसी बहाने एक और लीडर तैयार हो गया है जो बाकी लीडर की भरपाई करेगा? और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में, पंजाब तो जाएंगे ही जाएंगे, और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन उनको बाकी राज्यों में घुमाएगी। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। कभी जब मैं कलकत्ता गया था, किसी एक बीजेपी के सिंपैथाइजर से बात हो रही थी, उन्होंने भी बातों बातों में माना कि केजरीवाल का जेल में बंद रहना हानिकारक है बीजेपी के लिए। बंगाल में, दिल्ली से बहुत दूर है, 1400-1500 किलोमीटर होगा, करीब 1200-1300 किलोमीटर। तो ये एक भावना थी। तो अब वो छूट गए, देखते क्या करते हैं। मयंक सर, आप बाबा के सवालों में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये पूछना था, क्या आपको लगता है गुजरात चुनाव तक छोड़ दे तो ज़्यादा फायदा होता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूती से एक सीट वहाँ कम से कम लड़ रही है? गुजरात पे असर होगा कि नहीं होगा? मेरे ख्याल से गुजरात में, हाँ, गुजरात का चुनाव भी खत्म हो गया। और गुजरात में बहुत ज़्यादा ये सब बीजेपी इतना बड़ा है वहाँ कि वहाँ मार्जिनल प्लेयर उसको डेंट कर पाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन समझने के लिए 2015 का और 2020 का जो दिल्ली का वर्डिक्ट है उसको समझिए। और उसमें सर्वे में क्या आ रहा था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटर्स सिमिलर हैं।
वो लोकसभा में मोदी जी को वोट करते हैं बीजेपी को, और विधानसभा में केजरीवाल को वोट करते हैं। अगर सिमिलर हैं, एक ही लोग अलग अलग वोट करते हैं, और इस बार अगर थोड़ा सा भी सिंपैथी के चलते वही बीजेपी के सपोर्टर अगर वो बीजेपी को नहीं देके आम आदमी पार्टी को देंगे, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, सिंपैथी, जेल जाना, तब बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो वोटर का प्रोफाइल जो दिल्ली का, और दूसरी बात हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी शुरू ही भी थी कांग्रेस विरोध में, कांग्रेस विरोध के स्पेस को उसने कैप्चर किया था, उसी स्पेस पे वही स्पेस बीजेपी का भी है, तो दोनों का कॉमन स्पेस है। तो आम आदमी पार्टी का बढ़ना, इसीलिए आप देखिएगा कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव थी, पूरा मशीनरी भी आम आदमी पार्टी के पीछे बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि स्पेस दोनों का, वोटर बेस दोनों का सेम है। अब उस वोटर बेस में अगर कांग्रेस विरोध वोट, मतलब बड़ा अजीब लगता है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में भी और पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में भी कि इस बात का चर्चा करना कि कांग्रेस विरोध वोट, अब तो हम लोग बीजेपी विरोधी वोट कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी भी नहीं। तो उसमें अगर दिल्ली में कम से कम 7 सीट, और लगातार 2 बार आम आदमी बीजेपी 7 सीट जीत चुकी है, इसमें अगर वही प्रोफाइल वाले वोटर्स अपना स्विच करते हैं तो रिजल्ट एकदम से अलग हो सकता है दिल्ली में। तो ये है इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, देखिए मैं सर की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो वोटर है वो केजरीवाल के साथ चला गया। देखिए मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे तो हम लोग रिपोर्टिंग करते थे, तो शीला दीक्षित से एक बार ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल एक नई पार्टी बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो अरविंद केजरीवाल की मदद कर रहे हैं। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा था कि हम तो मदद कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा के वोट काट के ले जाएंगे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनाने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो उस टाइम उनका ये असेसमेंट था। देखिए अरविंद केजरीवाल के बारे में जानकारी आपको और दूँ कि वो जो उनके संदीप दीक्षित के बड़े करीबी दोस्त रहे थे, वो जब NGO चलाते थे तो वो शीला दीक्षित के घर जाते थे और उनको राजनीति में आने की जो एक प्रेरणा है वो शीला दीक्षित ने ही दी और शीला दीक्षित से ही उनको मिली और बाद में ऐसी राजनीति बदली कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ ही जो है नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने चले गए और उन्होंने हरा दिया एक सिटिंग मुख्यमंत्री को। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा भी था कि मेरी जो कहानी है, जब मैं आँख बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक फिल्मी कहानी है, क्योंकि एक आम आदमी अचानक जो है मुख्यमंत्री को हरा देता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। यानी 5 साल 6 साल के अंदर इतना बड़ा अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद बढ़ गया। उसके बाद जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो जागी। सभी लोग जानते हैं कि वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने गए। फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस चुनाव लड़ने चले गए। आप लोगों को याद होगा कि और नंबर 2 पे रहे थे। मुझे याद है कि जो सारा भाजपा मोदी विरोधी वोट था वो ना तो सपा को गया ना कांग्रेस को गया, वो अरविंद केजरीवाल को गया। अब अरविंद केजरीवाल का ये आप कह सकते हैं कि अभी जेल से निकले हैं और जो आदेश है, जैसा कि अभी बाबा ने बताया कि जैसे एक टीथलेस टाइगर होता है, जिस बिल्कुल उनकी स्थिति ऐसी है, ना तो वो दफ्तर जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना किसी गवाह से मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो अरविंद केजरीवाल की एक ही उपयोगिता है कि वो प्रचार करेंगे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। और जो उनके एलाइज हैं, अभी मेरी कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि वो लोग अरविंद केजरीवाल के छूटने से खुश हैं और वो मीटिंग लगाई जाएगी बहुत जल्दी। और जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग होगी उसमें अरविंद केजरीवाल जाएंगे, वो सिंपैथी कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि आज हम आपके सामने हैं लेकिन 1 तारीख के बाद मुझे फिर जेल जाना है। तो ये सिंपैथी कार्ड अरविंद केजरीवाल ज़रूर खेलेंगे। अब ये है कि आगे जो जून में जब कोर्ट की कार्रवाई बढ़ेगी तो क्या ये जो अंतरिम जमानत है ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इंडिया ब्लॉक के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है अगर वो सिंपैथी कार्ड जो उनका है अगर वो चलता है तो। इतना जो वोट शेयर है बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस मतलब बीजेपी का, उस संदर्भ में अगर केजरीवाल बाहर भी आ जाते हैं। बाबा एक सवाल फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि पॉडकास्ट भी लोग सुन रहे होते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो जितना वोट शेयर इस समय बीजेपी का है दिल्ली में लोकसभा में, एक तरीके से तो आधा % तो बीजेपी के पास, आधा % में सब लोग हैं। तो अगर ये केजरीवाल बाहर आ भी जाते हैं, केजरीवाल प्रचार भी करते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो शिफ्ट मिलेगा, वो माइलेज मिलेगा जिसकी सब उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये अतिशयोक्ति होगी कि भाई वो आ जाएंगे और कई सीटों पे भाजपा हार जाएगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं? पुनेंदु के पास जाने के पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प कर लें। देखिए अश्विन, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि
सही बात है, बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा में बहुत ज़्यादा था और उस हिसाब से देखें तो कई बार लगता है क्या ये उस तरह का मुकाबला इतना बड़ा स्विंग हो सकता है क्या, वो एक रही आंकड़ों की बात। लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या होगा चुनाव में, जनता कैसे वोट डालती है, क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें इस समय चल रही है, कई जगह चल रहा है जनता चुनाव लड़ रही है, ये बातें भी हो रही है कि बीजेपी बहुत सारी जगहों पे उसको नुकसान हो रहा है, कहीं कांग्रेस अच्छा कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, जो विधानसभा में कंपैरेटिवली कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 70 के लगभग शायद उसको सीटें आई थी। वरना कांग्रेस क्या है कि जो 2013 में बड़ी बुरी तरह हारी थी, फिर 18 में उसकी सरकार हुई, तो 23 में उम्मीद थी कि शायद वो फिर वैसा ही हाल होगा, हारेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अशोक गहलोत ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई। तो अगर विधानसभा जैसा ही प्रदर्शन कांग्रेस का रहता है वहां, तो पिछला वो हाल तो नहीं होगा कि जो 25-0 से बीजेपी जीत रही, हो सकता है कुछ अच्छा करे। तो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते। हम दिल्ली में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बहुत जनता के बीच में जा नहीं रहे हैं, तो लोगों से बाबा और दूसरे जो हमारे रिपोर्टर्स और हम और अपने जान पहचान के लोगों से बात करते हैं, तो उस तरह से फीडबैक होता है। दूसरी बात ये होती है, कई बार होता है मुकाबले से चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि आपके पास स्पष्ट कोई आंकड़ा, आपका कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तो आप कर नहीं रहे हो। और जहाँ पे 3-4-5% का वोट शेयर डिफरेंस है, वो कोई एक आम रिपोर्टर बता नहीं सकता कि वहाँ कौन जीतेगा। आप 100 लोगों से मिले और 55 ने कहा कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं और 48 ने कहा कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो आप ऐसा कैलकुलेट नहीं करते। 55 और 48 के भेद को आप समझ नहीं पाओगे जब तक कि आप उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। आपको लगेगा बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई है, बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन 55 और 48 का जो अंतर है वो एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा अंतर है, वो 7% का अंतर है। तो इसलिए बताना बहुत मुश्किल है। अब दूसरी बात आती है कि एक पार्टी जब प्रचार कैंपेन के मोड में है तो उसमें क्या फ़ायदा है। तो निस्संदेह केजरीवाल का जेल से बाहर आना एक फ़ायदेमंद चीज़ है। एक वो फाइटर के तौर पे सामने आएंगे और इंडिया ब्लॉक का जो एक मोदी सरकार के अगेंस्ट जो पूरा अभियान है कि ये सरकार सीबीआई और ईडी की मदद से लोगों को परेशान कर रही है, विपक्षी पार्टियों को एक नुकसान पहुंचा रही है। जो लोग पार्टियां छोड़ के आ रहे हैं वो सीबीआई ईडी के दबाव में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस हैं। मीडिया या दूसरे तरह के लोग जो सही खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, उसमें ये सरकार दबाव डालती है, तो उस प्रचार को बल मिलता है। केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो उनका वोटर चार्ज होगा, उनका कार्यकर्ता चार्ज होगा, उसका लाभ सीधा सीधा न सिर्फ केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिलेगा, बल्कि कांग्रेस या दूसरे जो उनके गठबंधन दल हैं उनको भी मिलेगा। वो एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है कि ये सरकार मिसयूज करती है सीबीआई, ईडीआई और इनकम टैक्स और दूसरे जो केंद्रीय संस्थान है उनका, उसको कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। तो रही एक बात वो। दूसरी बात यह है कि मैंने एक देखा कि कल ही कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली की आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक टेम्पो जो है वो उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें केजरीवाल साहब को दिखाया गया था कि वो जेल में बंद है और एक टैगलाइन दी हुई थी कि जेल का जवाब वोट से देना है। अब वो रही एक स्टिल उसकी बात, प्रचार की बात दूसरे प्रत्याशी बोल रहे हैं, लेकिन जब केजरीवाल एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और वो कम्युनिकेट करना जानते हैं, जब वो खुद लोगों के बीच में जाएंगे और वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि उन पर क्या कोर्ट ने कुछ क्या क्या वो बोल सकते हैं या ईडी ने उनके साथ क्या क्या किया, क्या पूछ किया, अगर वो सारी चीज़ें खुल के बोल सकते हैं तो आपको पता है कि केजरीवाल साहब माहिर हैं बहुत सारी चीज़ें बोलने में। तो मिली जो संजय सिंह को मिली, तो संजय सिंह जैसा बोल सकते वैसे केजरीवाल भी बोल सकते, तो फिर वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे वो नैरेटिव बनाने में माहिर आदमी है केजरीवाल, तो वो इम्पैक्ट डालेंगे और अच्छे वक्ता हैं और चीज़ों को इधर से उधर करना जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक चीज़, वो थोड़ी सी पंजाब की मैं बात करूंगा, पंजाब में केजरीवाल साहब का बाहर आना मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर वो सिंपैथी वहां पे, क्योंकि दोनों जहां पे दिल्ली में साथ है तो वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, पंजाब में वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर केजरीवाल को लेके थोड़ी भी सिंपैथी होगी और उनका कैंपेन करना उनकी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, 2-3-4% वोट जो भी पहुंचा रहा है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना होगा, वो फिर वो कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और आप में है मुख्य रूप से। अगर इन दोनों में फिर इस तरह से होगा, नुकसान होगा, तो फिर कुछ सीटों पर बीजेपी को भी फायदा या अकाली जहां पर वो मजबूत हैं उनको वो मिल सकता है। तो ये दोधारी तलवार है केजरीवाल साहब का बाहर आना। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ विजित मणि जी से, वो बोलने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए जेल के अंदर रहते हुए ज़्यादा नुकसान कर सकते थे या जेल से जब बाहर आए हैं वो ज़्यादा नुकसान करेंगे? कौन सा केजरीवाल जो है ज़्यादा खतरनाक थे? पहले तो 2 जून की रोटी उनको जेल में ही खानी है
ये तो कोर्ट ने तय कर दिया। दूसरी बात कि आपका जो सवाल है उससे पहले हमें केजरीवाल की राजनीति को समझना चाहिए। केजरीवाल की राजनीति विरोधाभास की राजनीति है, तो और उस विरोधाभास की राजनीति में दुविधा बीजेपी की थी या है। बीजेपी की दुविधा इस बात को लेकर के है कि केजरीवाल, जो आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों खासकर दिल्ली में जहां उसने 7 सीटें जीती थी, केजरीवाल इस बार अकेले नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि केजरीवाल अगर अंदर होते तो सहानुभूति का मोमेंटम बनता, तो हो सकता है कि उसके जरिए ये बात आती कि कई सहानुभूति ज़्यादा मायने रखता है। राजीव गांधी को सहानुभूति में, इंदिरा गांधी जब, माफ़ कीजिएगा, 78 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, उससे उनके लिए मोमेंटम बहुत तेज़ बना था। लेकिन उस समय का हमारा राजनीतिक सामाजिक परिवेश और 2024 का राजनीतिक सामाजिक परिवेश बहुत बदल गया है। अब जेल जाने पर लोग ये मान कर चलते हैं कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। तब भ्रष्टाचार का मामला उस तरह से नहीं सामने आता था, या उस नेता उस तरह से लोग मान कर चलते थे कि नेता ईमानदार ही है। दूसरी बात कि अगर चुनाव प्रचार के लिए ही बाहर आना था तो फिर हेमंत सोरेन का क्या होगा? उनको भी तो प्रचार करना है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है? अगर प्रचार के लिए बाहर आना था तो उनको भी भेजना चाहिए था। एक आदिवासी नेता हैं, और आम आदमी पार्टी में ही मनीष सिसोदिया को भी आना चाहिए था। ठीक है, केजरीवाल 100 वोट जुटाएंगे, मनीष सिसोदिया 5 ही वोट जुटाते अगर इसी पर वोट आता तो। तीसरी बात कि बाबा भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के सारे नेता केजरीवाल के जेल से बाहर आने को सही बता रहे हैं। गठबंधन में साथ हैं, इसलिए बताना चाहिए। उसमें उनकी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है और राजनीतिक सदिच्छा भी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल की राजनीति जिस तरह की है, उसमें हमें नहीं लगता कि इन दलों को केजरीवाल से कोई फायदा होगा दूसरी जगहों पर, क्योंकि केजरीवाल का दिल्ली थोड़ा कुछ हद तक विधानसभा में गुजरात में दिखा था और पंजाब में, उसके अलावा कहीं ऐसा आधार नहीं है। प्लस तो आपको 3 राज्य कम लग रहे हैं? एक तो बीत चुका है, तो उसमें है ही नहीं। दिल्ली में गुजरात का बीत चुका है, और पंजाब में आप ही ने बोला है कि आपस में कटेगा। अभी एक सांसद की पार्टी है फिलहाल। हाँ, और गुजरात में, राजस्थान में आप ही बोल चुके हैं, पंजाब में, कि दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं तो ये होगा। रही बात दिल्ली, तो दिल्ली में दोनों मिल के लड़े हैं। अगर वोट, जैसा कि सब लोग जानते हैं, मयंक जी ने भी कहा शुरू में कि भाई विधानसभा में इनको मिलता है, लोकसभा में उनको मिलता है। लोकसभा में पिछली बार 4 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 थी, और कांग्रेस और आपके वोट को जोड़ करके भी वो बीजेपी से बहुत कम थे, जोड़ करके भी दोनों का। तो उस स्थिति में क्या होगा? लेकिन और जो मैं कहने जा रहा था आपके सवाल से पहले तुरंत उस समय, कि देश के दूसरे केजरीवाल को लेकर के जो 10 साल पहले लोगों का परसेप्शन था, वो परसेप्शन अब नहीं है। केजरीवाल एक रेगुलर पॉलिटिशियन है, जो कि हर छल छद्म प्रपंच, आंसू, पीड़ा, दुख अपने को बेचना जानते हैं। तो इसीलिए जो एक मासूम सी, एक निर्दोष ईमानदारी उनमें झलकती थी, वो खत्म हो गई। तो उस खत्म होने के बाद कम से कम जो फ्लोटिंग वोट है वो उधर जाता नहीं दिखता। मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। सर ने बड़ा तीखी टिप्पणी की कि केजरीवाल की जो राजनीति है विरोधाभासी राजनीति रही है, और इसका बहुत फायदा नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन को। सर, इतिहास गवाह है कि बहुत बार विरोधाभासों का संगम हुआ है भारतीय राजनीति में। लेफ्ट और राइट ने भी मिलकर सरकार बनाई है और समर्थन एक साथ रहे हैं। इसी में जोड़ देता हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों जब मिल करके बनाई थी, तो उन दोनों को जोड़ने वाली सीमेंट एक वीपी सिंह थे, उनके नाम पर लहर थी। स्पष्ट रूप से सत्ता के विरोध में विपक्ष का एक ईमानदार चेहरा दिख रहा था। आज उस तरह का नहीं है। अब इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जनता लड़ रही है या विपक्ष लड़ रहा है। नहीं, बात देखिए, बात यह है कि जब अभी का जो सवाल है, जो विपक्ष उठा रहा है, उसके अपने सवाल हैं, आप उसको मानिए चाहे ना मानिए। सवाल ये है कि सीबीआई, ईडी, आईटी का जो मिसयूज हो रहा है, और एक हद तक आप देखेंगे तो जो
उदाहरण है, वो इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे नेता 2 महीने पहले छापा पड़ा आके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अरे भाई कौन सा ऐसा इंजेक्शन लग गया जाके कि आप दो महीने पहले आप गाली दे रहे थे, वो थे। और एक से एक बड़े बड़े नेता, कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, उनका बीजेपी ने स्वागत किया। और बीजेपी में आज बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे। आपके असम के मुख्यमंत्री वहां पे जो उनके पार्टी का चेहरा बन गए हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी उन पे आरोप लगाती थी, फिर उनका हुआ वो बीजेपी में। ऐसे बहुत सारी ईडी से टीएमसी के तमाम नेताओं ने ज्वाइन किया है 1 महीने 2 महीने पहले। अभी राधिका खेड़े का भी मुझे बताया रहा था कोई उनका भी कुछ मामला कुछ वो अच्छा वो अलग से मामला है, अलग से उस पर टिप्पणी होगी। तो ये सारी चीजें, तो विपक्ष का कहना है कि भाई लोकतंत्र पे एक किस्म का हमला है, उसके लिए हमारे आपसी उसको भूल करके चुनाव मिल करके लड़ने की जरूरत है। तो उसको विरोधाभास से जोड़ना वो एक अलग चीज है। तो ऐसे बात होती है भाई, कल को तो केजरीवाल साहब इनके आरोप लगाते हैं, लेकिन इतिहास में से बहुत सारे उदाहरण हैं। 77 के चुनाव से लेकर 89 के चुनाव में एक से एक उदाहरण है। और आप पीछे जाएंगे तो आजादी से पहले भी। तो आप ये कह रहे हैं कि तो आप ये कहना पश्चिम बंगाल में श्यामा सुनिए, हाँ मुस्लिम लीग के बस तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, वो या विपक्ष के भ्रष्ट लोग आते हैं तो इनको संरक्षण मिल जाता है, ये बात आप कर रहे हैं। और कि सरकार में भी है, तो जिस तरह से सरकार में, सुनिए आपके बात से लगा है कि सरकार में पहले सुन लीजिए कि सरकार में जो है वो अगर बचे हुए हैं तो विपक्ष को भी इससे बचने का रास्ता मिलना चाहिए। और भाई आप पावर में आएंगे तो आप मेरा देखिए मेरी बात हो गई, उनकी पूरी भावनाएं समझ ली, ये समझ गए। देखिए मैं कोई किसी को मैं एक मिनट बाबा बस एक लाइन बोला, मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा हूँ। बात यहाँ हो रही है कि एक नैरेटिव क्या चल रहा है, हम कौन होते हैं बोलने वाले कि कौन भ्रष्ट है और कौन वो है। नहीं सुनिए, केजरीवाल बिल्कुल है विरोधाभास, तो मैंने वही कहा ये लेकिन विरोधाभास की राजनीति का जो संगम है, अब आप 2 दिन पहले तक जिसके खिलाफ आरोप लगा रहे थे, तो पार्टी में उसका स्वागत कर रहे हैं, वो विरोधाभास नहीं है क्या? तो विरोधाभास इधर है तो उधर भी है। हम लोग यहाँ पर केजरीवाल को मुद्दा बना के चर्चा किए थे, आप बीजेपी को और प्रधानमंत्री को मुद्दा बना के चर्चा करिएगा, तब उस पर बात करिएगा। ऐसा वन साइडेड कोई बहस होती नहीं। बाबा ये बताइए कि जैसे आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, या आप दोनों लोगों की टिप्पणी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, तो ऐसे में ये दिल्ली कैसे चल रही है? देखिए इतने महीने हो गए, अब वो 1 जून के बाद फिर जेल चले जाएंगे, तो वो कब तक पद पे बने रहेंगे और कौन दिल्ली को चला रहा है? ये भी जनता बड़ी परेशान है कि भाई फैसले कौन कर रहा है। जेल से चल रहा था, छूटने के बाद जेल से जैसे ऑटो पायलट पे चल रहा है, तो हो नहीं पा रही है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है ना। जेल से भी जिस तरह से हम उसमें बदलाव नहीं होगा। हम उससे पहले कुछ और बोलना चाह रहे थे। वैसे आज हमारा टॉपिक इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट होगा उस पे ज्यादा था, और टेक्निकल ये भी बहुत सही सवाल है कि इसका जवाब दूंगा। हम ये बोल रहे हैं, पिछले 6 महीने का लोगों को, मतलब लोगों के मन में परसेप्शन कैसा बनेगा हमको पता नहीं है। अब आप बोलिएगा, मैं एक सवाल ऐड कर दूं। विरोधाभास वाली राजनीति की बात वो कह रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपना ओपिनियन भी उस पर रखिए। अपनी बात पूरी करें। कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारा चीजें एक साथ आ जाते हैं। आप अपना बोलिए। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि पिछले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई है। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हम लोग फाइन प्रिंट को एनालाइज करते हैं, लेकिन लोगों के मन में कुछ फैक्चुअल सिचुएशन है। फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ। एक ने रिजाइन कर दिया पहले, अरेस्ट होने से पहले। एक ने रिजाइन नहीं किया, वो जेल गया, अभी भी वो चीफ मिनिस्टर ही हैं। एक सिटी, उन्होंने अपना परसेप्शन बनाया था करप्शन क्रूसेडर, करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला, करप्शन के केस में गए। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप वाले शायद ये मैसेजिंग करेंगे कि अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, इसका मतलब है कि इनके खिलाफ केस नहीं है, इनके खिलाफ मतलब आरोप। हाँ, तो वो क्या लोग फिर से इनको करप्शन क्रूसेडर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? अरेस्ट, चुनाव से ठीक पहले अरेस्ट होना, लोग इस पर भी डिसाइड करेंगे कि अगर करप्ट, कुछ लोग बोलेंगे करप्ट था, इसको उसी दिन जेल में बंद कर देना चाहिए था, इलेक्शन में क्यों छोड़ दिया गया, ये सब भी आएगा। तो बहुत सारा फैक्चुअल चीज हुआ है इस बीच में, जिस पे लोगों को डिसाइड करना है। आप विरोधाभास वाला जो है ना, विरोधाभास हर पार्टी के स्टैंड में है।
और इलेक्शन के समय में जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। वैसे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी में मोस्टली अभी सब लेफ्ट हो गए हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से। कल्चरल सोशल पॉलिसी सबका राइट हो गया है। कम से कम जो डोमिनेंट नैरेटिव है इंडिया का वो कल्चर और सोशल में राइट विंग है, पॉलिटिकली लेफ्ट विंग है, इकोनॉमिकली लेफ्ट विंग है। तो ये अपने आप में ही पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही जो इंडिया का है वो विरोधाभास वाला ही है। तो इसीलिए वो तो हर पार्टी में, आप कांग्रेस का देख लीजिए, बीजेपी का देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, हर पार्टी के स्टैंड में विरोधाभास है। तो इसीलिए विरोधाभास और लोगों ने एक्सेप्ट किया है उस विरोधाभास को, तो उससे नफा नुकसान हमको नहीं लगता कि होना है चुनाव में। जहाँ तक विरोधाभास की बात है, वो कहावत है ना कि आदमी जो है गलतियों का पुतला है। तो मैं तो मानता हूँ कि आदमी जो है ना वो विरोधाभास का ही वो रूप, बहुत ही रूप है। नहीं, आप जिंदगी के हर फैसले में आपको कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखेगा कि पहले आप क्या बोलते थे, अब फिर आप कहेंगे मैं उम्र के साथ मैच्योर हुआ तो पहले ये सोचता था तो अब ये सोचता हूँ। लेकिन मेरा एक मूल सवाल है, आप दोनों डाटा जानते हैं, पहले इनका भी एक जवाब दो। दिल्ली वैसे ही चल रही है, दिल्ली में कोई फर्क नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी दिल्ली वाले के जीवन में केजरीवाल के जेल में जाने और उससे कोई गवर्नेंस में कोई दिक्कत आई हो। उसी तरह बस में जाना फ्री है, उसी तरह जो है पानी फ्री है जो जिसको मिल रहा है, उसी तरह बिजली फ्री है, उसमें कटौती नहीं। इन सब में से जिस दिन कटौती हो जाएगा उस दिन जो है दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। आप दोनों से एक छोटा सा सवाल है, अभी कहा जा रहा बहुत अच्छा, ये बहुत, और मयंक जी से भी इस पर टिप्पणी चाहूँगा कि अब ये कहा जा रहा है तीसरे चरण के बाद कि इतना गैप है ना जीतने में और हारने वालों में कि वो गैप कभी मैनेज नहीं हो सकता। ये कहा जा रहा है ना, दिल्ली के बारे में तो कहा ही जा रहा है क्योंकि 50% से ज़्यादा वोट है दिल्ली है, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। आप दोनों मुझे जरा मेरा ज्ञानवर्धन करें कि तेलंगाना के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कितना % का गैप था और कैसे वो गैप पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। बाबा अभी बात हुई थी पिछले विधानसभा चुनाव में 18 में कांग्रेस को लगभग 28% वोट मिला था, 28 कुछ % है। और अगले विधानसभा चुनाव जो 23 में हुआ वहाँ पे उसको 39.4 मतलब लगभग 40%, यानी देखा जाए तो मोटा मोटा 12% का इंक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से 12% का वोट स्विंग उसके फेवर में चला गया और वही जो BRS का वो कम हो गया। इसका मतलब आंकड़ों के आधार पर ऐसा संभव है, हुआ है अपने देश में। लेकिन हाँ, इसमें हम अभी चेक कर रहे थे बाबा, तो हमने ये पाया कि इस फेज में जो 93 सीटें जा रही हैं अभी वाली फेज की, चौथे फेज में 96 उसमें करीब ऐसी बीजेपी 2.5 मतलब 2.5% से ऐसी बीजेपी 8 सीटें लगभग जीती, 5 सीटें जीती हुई है 2.5%। तो क्या पॉसिबल नहीं, 2.5% तो कभी भी पलट सकता है। 14 सीटें हैं तो 10% से कम पे जीती हैं, तो परसेंटेज 10, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में 10 से 12% ना अगर फेवरेबल है जनता आपके पक्ष में तो 15% तक भी आपके फेवर में जा सकता है। हाँ, हम ये देखे हैं क्या कि मोदी जी के आने के बाद वोट स्विंग की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ध्वस्त हो गया है। जैसे और मतलब हमको इसलिए याद है कि हमने तो मोदी जी का वोट है। हाँ नहीं, हम एक बार लिख दिए थे और हमको लगा कि कितना गलत कर दिए। चुनाव से 2014 चुनाव से पहले बीजेपी का वोट शेयर 18% था यूपी में, और वो मतलब विजडम था, कन्वेंशनल विजडम था क्या कि 5% बढ़ेगा, मैक्सिमम 10% बढ़ेगा। वो 10% भी बढ़ता तो 28% होता और 28% से बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिलता। लेकिन हुआ क्या, 18 से 42% हो गया वहाँ। तो मोदी जी ने ये स्विंग कितना पॉसिबल है इसको ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए ये बंगाल हाँ, यूपी का बता रहे। तो इसीलिए ये रियल पॉसिबिलिटी में सब कुछ है, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव स्विंग हो सकता है। ये मोदी युग में ये चेंज हो चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है ये सिर्फ मोदी की फेवर में नहीं सर, तो फिर हो सकता है कि मोदी के खिलाफ भी जा सकता है ना। मतलब अगर किसी नेता के पक्ष में 15% लोग बढ़ के आ सकते, स्विंग हो सकता है, तो खिलाफ भी जा सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी थी 3 से 5% की वो खत्म हो रही है। बाबा जो सवाल उठा रहे थे उसकी वजह ये है शायद कि 2014 में जो एक बहुत विजिबल आपको दिखता था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, जिस स्तर के आंदोलन, अन्ना आंदोलन, फिर निर्भया आंदोलन और मोदी को लेके क्रेज भी था, बहुत होप जगाया उन्होंने लोगों में, वो दिखता था। तो एक एंटी इनकम्बेंसी वोट हुआ। 19 में बालाकोट स्ट्राइक था। 24 में अगर ये है कि भाई
अगर विपक्ष कुछ अच्छा कर रहा है तो वो वेव बहुत विजिबल नहीं है। अब क्या जनता बहुत साइलेंटली वो कर रही है, जैसे 2004 में हुआ था कि 2004 में भी कोई नहीं कहता था कि भैया वाजपेयी जी और आडवाणी जी की जोड़ी ऐसे बुरा मतलब हारेगी। 138 कितनी सीटें आई थी, जिस जबरदस्त प्रचार था, कोई नहीं लोगों को लगता है तो कहीं बहुमत ना आ जाए बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी तो उसके पहले कभी 200 को टच नहीं की थी। 200 टच तो मोदी जी के आने के बाद हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया तो चीजें पलट गई। कांग्रेस को तो कहीं दिखती नहीं थी, नंबर 1 पार्टी कांग्रेस हुई। ठीक है, सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, मुझे याद पड़ रहा है कांग्रेस की शायद 145 थी और इसकी बीजेपी की 138 थी, 7-8 सीटों का अंतर था। हाँ जो भी था, हाँ तो वो चीज़ है। अब जनता वैसा कुछ मैसेज दे रही हो तो फिर उसका आइडिया तो वो बहुत साइलेंटली कर रही हो तो नहीं मालूम, क्योंकि वेव नहीं है और अंतर ज्यादा है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई अंतर कैसे पटेगा। अब 2004 जैसा कुछ है तो कौन जानता है। तो अब इसको वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप हम ही कर देते हैं कि देखिए ये जो चर्चा थी, और जैसा कि हम लोग बार बार अपील करते हैं दर्शकों से कि आप ये पूरी चर्चा सुने, तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आनंद भी आएगा सुनने में। और हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल से शुरू किया और इलेक्शन के वोटिंग परसेंटेज पे भी बात हुई। तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ इलेक्शन कैफ़े में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।